हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे यूपी टीएसटी पीएचडी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों टॉप मोस्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो कि आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों, हम लोग जीतेंगे जंग एग्री नॉलेज प्लस के संग। इसी के साथ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, केला में हार्ड लंप का कारण है जीवाणु, विषाणु, वायरस या फिर शारीरिक विकार, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केला में जो हार्ड लंप होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, वायरस या फिर शारीरिक विकार, जिसे हम लोग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हार्ड लंप क्या होता है? हार्ड लंप को दोस्तों हम लोग हार्ड मांस के नाम से भी जानते हैं। ये कभी कभी हार्ड लंप या हार्ड मास के नाम से लिख के आता है, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। हार्ड मास, ठीक है। लंप का मतलब होता है गांठ। क्या होता है दोस्तों? लंप का मतलब होता है गांठ। ये एक दोस्तों होता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। आइए इसके बारे में बताते हैं आप लोगों को। इससे प्रभावित जो बंच होते हैं, यानी कि जो केले के गुच्छे होते हैं, केले में क्या होता है दोस्तों? केले की एक एक फली जो होती है दोस्तों, जब इस रोग से प्रभावित हो जाती है तो उसमें क्या होता है? गुलाबी भूरे रंग की गांठें देखने को मिलती है। आइए अभी आप लोगों को हम इमेज के माध्यम से भी दिखाएंगे। गुलाबी भूरे रंग की गांठें देखने को मिलती हैं। आइए आप लोगों को हम दिखाते हैं किस प्रकार की गांठें बनती हैं। इन्हीं को हार्ड लंप के नाम से जाना जाता है, जो कि गुलाबी ब्राउनिश कलर की होती हैं दोस्तों, यानी पिंकिश ब्राउनिश कलर की होती हैं। आइए दिखाते हैं आप लोगों को कैसे गांठें बनती हैं। ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये प्रभावित केले हैं और यहाँ पे एक इमेज दिखाया गया है जिसमें दोस्तों उसके पल्प को, यानी कि केले के पल्प को दिखाया गया है, जिसमें कि आप लोग देख पा रहे हैं ये किस प्रकार से प्रभावित हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? केला जो होता है वो हार्ड लंप डिजीज से जब प्रभावित होता है तो ये गुलाबी भूरे रंग का हो जाता है। और इनका केला पकने के बाद भी दोस्तों इनका स्वाद जो होता है, यानी कि टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है? कच्चे केले की भांति ही होता है। आइए आप लोगों को बताते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित जो किस्म होती है वो कौन सी है। सबसे ज़्यादा प्रभावित किस्म, सबसे ज़्यादा प्रभावित जो किस्म होती है केले की वो होती है, एक बहुत ही डिलीशियस किस्म है, आप लोग जानते हैं, रस थाली। केले की बहुत ही सुंदर किस्म होती है और स्वादिष्ट। कौन सी? रस थाली। लेकिन ये इस रोग से अक्सर पीड़ित हो जाती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से प्रभावित होने वाली जो कि हार्ड लंप के कारण कौन सी इसकी एक किस्म है जो कि काफ़ी प्रभावित होती है, वो है रस थाली। आइए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे और इसे आसानी से पहचान भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एनोना म्यूरिकाटा एल वैज्ञानिक नाम है सीताफल का, रामफल का, चेरी मोया का, सावर सौंफ का। आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। एनोना म्यूरिकाटा एल वैज्ञानिक नाम है सीताफल, रामफल, चेरी मोया या सावर सौंफ। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा सावर सौंफ। आइए बारी बारी से एक के एक बारे में हम लोग जानेंगे। एनोना म्यूरिकाटा, ये तो आप लोगों को पता ही चल गया है क्या होता है, सावर सौंफ होता है। दोस्तों ये एक ऐसा फ्रूट होता है, आइए इसके बारे में आप लोग इमेज के माध्यम से दिखा भी देते हैं किस प्रकार का ये होता है। ये दोस्तों एनोना म्यूरिकाटा, ठीक है। इसका प्रयोग जो होता है दोस्तों, जो सिरप आती हैं सिरप के बनाने में, वहीं पर कैंडी और इसके अलावा कुछ बेवरेज भी होते हैं
उनको बनाने में इस फल का बहुत ही उपयोग किया जाता है। ये उष्ण और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में उगाई जा सकती है। आइए इसके बारे में हम इसके अतिरिक्त और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताते हैं, जैसे एनोना। एनोना एस्क्वामोसा, ये क्या होता है दोस्तों? इसको कहते हैं हम लोग सीताफल। किस नाम से जानते हैं? सीताफल के नाम से जानते हैं। ये भी एग्जाम में आपके पूछा गया है। एनोना रेटिकुलेटा, एनोना रेटिकुलेटा, आप लोग ध्यान रखें, कभी कभी ये मैच कराने के लिए भी आ सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग जानते हैं रामफल के नाम से। किस नाम से? रामफल के नाम से। और एक दोस्तों होता है एनोना चेरीमोया। क्या होता है दोस्तों? चेरीमोया जो होता है, इसको एनोना चेरीमोला के नाम से जानते हैं, चेरीमोला। और इसे साधारणतया क्या कहते हैं? चेरीमोया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। एनोना मेरिकाटा क्या होता है? सावर सॉफ होता है। एनोना स्क्वामोसा जो होता है सीताफल होता है। एनोना रेटिकुलेटा क्या होता है? रामफल होता है। और एनोना चेरीमोला जो होता है, इसे चेरीमोया के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को बता दिया गया है, आप लोग इनको ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किस फसल को अधिकतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? अरहर, चना, राजमा, मटर। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे, उसके बाद इसका जवाब देंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ लोग इसका जवाब अरहर देंगे, लेकिन हम आप लोगों को बता दें, इसका राइट आंसर क्या होगा? राजमा होगा। निम्न में से किस फसल को अधिकतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? क्योंकि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि राजमा एक ऐसी दलहनी फसल है जिसमें राइजोबियम नोड्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। राजमा एक ऐसी क्रॉप है जो दोस्तों जिसमें राइजोबियम नोड्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे अधिकतम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। आप लोगों ने दोस्तों एक क्वेश्चन सुना होगा कि ऐसी कौन सी दलहनी फसल है जो आसानी से नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है? तो उसका राइट आंसर होता था राजमा। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से किस फसल को अधिकतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अरहर, चना, राजमा, मटर। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा राजमा। आइए आप लोगों को बताते हैं हम बारी बारी से किसमें कितनी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले अरहर। अरहर में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की बात करें तो नाइट्रोजन जो होती है इसमें आवश्यकता होती है 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। वहीं पे जो फास्फोरस की आवश्यकता होती है वो करीब में 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और इसके अतिरिक्त 40 से 50 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर। तो ये तो हो गया किसका? अरहर का। अब हम बात कर लेते हैं चना की। चना में जो NPK प्रयोग किया जाता है वो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस और 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास प्रयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त राजमा की जब बात करते हैं तो राजमा में जो नाइट्रोजन होता है ये बढ़ के कितना हो जाता है? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस की बात करें तो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? राजमा, क्योंकि इसमें राइजोबियम नोड्यूल्स नहीं पाए जाते जिसके कारण इसे अधिकतम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा सी, राजमा। जिब्रेलिक अम्ल के जिस सांद्रण पर खीरा में स्त्री पुष्पों की संख्या बढ़ती है वह है
10 से 25 ppm, 20 से 25 ppm, 100 से 150 ppm, 150 से 200 ppm। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें किस सांद्रण का ppm यानी जिब्रेलिक एसिड प्रयोग किया जाए किस सांद्रण पर, जो कि खीरे में जो फीमेल फ्लावर्स हैं उनकी मात्रा बढ़ा दे। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा डी। जो लोग डी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 से 200 ppm। क्या हो जाएगा? 150 से 200 ppm जिब्रेलिक एसिड के घोल का स्प्रे हम लोग करेंगे, जिससे क्या होता है, स्त्री पुष्पों की संख्या जो होती है खीरे में बढ़ जाती है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। तंबाकू में टॉप सिकनेस का कारण है जीवाणु, विषाणु, बोरान की कमी या मैग्नीज की कमी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तंबाकू में टॉप सिकनेस का कारण है जीवाणु, विषाणु, बोरान की कमी या मैग्नीज की कमी। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं सी, वो बिल्कुल सही हैं। डी वाले गलत हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरान की कमी। तंबाकू में टॉप सिकनेस जो डिजीज होती है दोस्तों, ये किसके कारण होती है? बोरान की कमी से होती है। आइए आप लोगों को बताते हैं बोरान की कमी से होने वाले विभिन्न रोग जो कि विभिन्न क्रॉप में लगते हैं, क्योंकि यही अक्सर आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेन एंड चिकन डिजीज की। हेन एंड चिकन डिजीज ये दोस्तों किसमें लगती है? अंगूर में। दूसरी बात कर लेते हैं मैंगो इंटरनल नेक्रोसिस। आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैंगो इंटरनल नेक्रोसिस। ये भी बोरान की कमी से होता है और किसमें लगता है दोस्तों? मैंगो में, तो नाम ही से पता चल रहा है। और कलीफ्लावर ब्राउनिंग, कलीफ्लावर ब्राउनिंग जो होती है ये भी बोरान की कमी से होती है। किसमें होती है? कलीफ्लावर में, यानी कि फूल गोभी में। वहीं पे दोस्तों होता है एक और गाजर का फटना, जो स्प्लिटेशन होता है गाजर में, गाजर का फटना यानी कि स्प्लिटिंग, ये भी दोस्तों होता है बोरान की कमी से। और विभिन्न प्रकार के फलों का फटने का भी कारण होता है बोरान, जैसे टमाटर का फटना, अनार का फटना और सेब का फटना। इन सभी का कारण है बोरान की कमी। इसके लिए हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, बोरेक्स 0.6% के घोल का हम लोग स्प्रे करते हैं, जिससे कि इन क्रॉप्स को फटने से बचाया जा सके। तो आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। वैसे जो मात्रा होती है विभिन्न फसलों के लिए अलग अलग हो सकती है। सार्वधातुता जो प्रयोग किया जाता है वो 0.6% घोल का स्प्रे किया जाता है। नेक्स्ट, एशियन सागभाजी अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ स्थित है? ताइवान, इंडिया, थाईलैंड या रोम? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इंडियन साग भाजी अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ताइवान। क्या हो जाएगा? ताइवान हो जाएगा। लेकिन इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों ये कहाँ पे है? वाराणसी, यानी कि वाराणसी में है। इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? वाराणसी में है। वहीं पर एशियन वेजिटेबल रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे है दोस्तों? ये ताइवान में है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन।
आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। शराब और शराब बनाने का अध्ययन, शराब और शराब बनाने का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी, विटिकल्चर, इनोलॉजी या विटी अल्कोहल। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। शराब, शराब और शराब बनाने का अध्ययन। जो वाइन होती है दोस्तों, वाइन बनाने का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, पोमोलॉजी, विटिकल्चर या इनोलॉजी या विटी अल्कोहल। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनोलॉजी। क्या हो जाएगा, इनोलॉजी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इनोलॉजी के अंतर्गत हम लोग वाइन मेकिंग और वाइन का अध्ययन करते हैं। वहीं पे पोमोलॉजी आप लोगों को पता है फलोत्पादन का अध्ययन किया जाता है। विटिकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। विटी अल्कोहल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे लिखा गया। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनोलॉजी के अंतर्गत वाइन मेकिंग का हम लोग अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी है विल्ट, ब्लास्ट, लीफ स्पॉट, ग्रेन स्पॉट। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ज्वार में जो ग्रेन स्पॉट, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो लोग डी दे रहे हैं बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ग्रेन स्पॉट डिजीज जो होती है ये बहुत ही प्रचलित बीमारी है ज्वार की। आइए हम बात करते हैं इसका जो रोग कारक होता है। ग्रेन स्पॉट ज्वार का, ये स्पैसलोथीका इसका रोग कारक होता है। स्पैसलोथीका सॉर्गी, स्पैसलोथीका सॉर्गी इसका दोस्तों होता है रोग कारक। आप लोग बॉडिकल नेम जानते होंगे, बॉडिकल नेम क्या होता है, यही रोग कारक है जिसके कारण दोस्तों ग्रेन स्पॉट डिजीज लगती है ज्वार में। बॉडिकल नेम क्या होता है ज्वार का दोस्तों, सोरघम वल्गेयर या बाइकॉलर। इसकी अन्य किस्में होती हैं जैसे ड्यूरा, ठीक है, मिलो, और इसे ग्रेट मिलेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मोटे अनाजों में दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध एक अनाज है जो कि ज्वार है। इसका प्रयोग पशुओं को चारे के रूप में खिलाने के लिए दोस्तों किया जाता है। इसे ज्वार इत्यादि के नामों से भी जाना जाता है। इसमें जो गुणसूत्र संख्या होती है वो कितनी होती है, 2n = 20। तो आप लोगों को पता चल गया होगा बॉडिकल नेम क्या है ज्वार का दोस्तों, सोरघम वल्गेयर या बाइकॉलर, जो ग्रेमनी फैमिली का है दोस्तों, आप लोगों को पता ही है। और गुणसूत्र संख्या 2n = 20 होती है। इसे ग्रेट मिलेट, ड्यूरा, ज्वार या मिलो के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर जो इसमें ग्रेन स्पॉट डिजीज लगती है वो किसके कारण लगती है, स्पैसलोथीका सॉर्गी। आप लोग रोग कारक जरूर ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अनार का वानस्पतिक नाम क्या है, पाइरस, कम्युनिस, पुनिका, ग्रेनेटम, प्रूनस पर्सिका, मैलस डोमेस्टिका। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रूनस ग्रेनेटम, यानी कि बी। पाइरस कम्युनिस की बात करें दोस्तों, ये क्या होती है, नाशपाती या नाशपत्ती, ठीक है। पाइरस पर्सिका की बात करें दोस्तों, पाइरस पर्सिका क्या होता है, ये होता है पीच, यानी कि आड़ू। इसी की तस्वीर दोस्तों थंबनेल पे लगाई गई है, आप लोग देख सकते हैं, पीच या आड़ू।
मेलस डोमेस्टिका की बात करें तो ये किसका बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है दोस्तों मेलस डोमेस्टिका, ये सेब का। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। एस्कोकाइटा-राबी किसका रोग कारक है, एस्कोकाइटा-राबी किसका रोग कारक है, चना, गेहूं, मक्का, सोयाबीन। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। एस्कोकाइटा-राबी किसका रोग कारक है, चना, गेहूं, मक्का, सोयाबीन। जी हाँ दोस्तों, जो लोग ए दे रहे हैं बिल्कुल सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि चना। किसका रोग कारक है दोस्तों, ये चना में लगने वाले ब्लाइट, चना में जो ब्लाइट लगता है दोस्तों, चना का जो ब्लाइट लगता है उसी का रोग कारक है एस्कोकाइटा-राबी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं पे कुछ और भी हम आप लोगों को क्रॉप बता रहे हैं और उनके रोग कारक बता रहे हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे गेहूं, गेहूं में दोस्तों एक लगता है करनाल बंट, जिसे निवोसिया इंडिका के नाम से जाना जाता है। निवोसिया इंडिका। और मक्का में दोस्तों जो लगता है निवोसिया इंडिका के कारण दोस्तों क्या लगता है गेहूं में, करनाल बंट, करनाल बंट। मक्का में हेलमिंथोस्पोरियम, हेलमिंथोस्पोरियम, हेलमिंथोस्पोरियम जो कि मक्का में ब्लाइट का कारण होता है, ब्लाइट। सोयाबीन में एक डिजीज होती है दोस्तों लीफ स्पॉट। ये सभी आप लोगों को टीएसटी एग्जाम, टीएसटी और पीएसटी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सर्कोस्पोरा की कूची, सर्कोस्पोरा की कूची। एक बार दोबारा सुन लीजिए। चना में जो ब्लाइट लगती है वो एस्कोकाइटा-राबी इसका रोग कारक है। गेहूं में करनाल बंट का रोग कारक है निवोसिया इंडिका। और मक्का में ब्लाइट का रोग कारक है हेलमिंथोस्पोरियम। वहीं पे सोयाबीन में लीफ स्पॉट का रोग कारक है सर्कोस्पोरा की कूची। आप लोग सभी ध्यान रखेंगे, ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टू फोर डाइक्लोरोफिनाक्सीब्यूटानिक एसिड का प्रयोग मुख्यतः किस फसल में किया जाता है, गन्ना, सोयाबीन, धान, आलू। 2,4-डाइक्लोरोफिनाक्सीब्यूटानिक एसिड का प्रयोग मुख्यतः किस फसल में किया जाता है। इसे 2,4-DB के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, 2,4-DB। गन्ना, सोयाबीन, धान, आलू। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 2,4-DB दोस्तों इसका प्रयोग मुख्यतः दलहनी फसलों में किया जाता है। ये एक खरपतवार नाशी होता है जो कि एक वर्षीय और बहुवर्षीय चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए मुख्यतः सोयाबीन में प्रयोग किया जाता है और अन्य कुछ दलहनी फसलों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहीं पे आप लोगों को बता दें, इसी तरह एक और खरपतवार नाशी होता है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, MCPB। इसका भी प्रयोग दोस्तों दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है। ये दोनों कई बार टीएसटी और पीएसटी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। CARI कहाँ स्थित है, इज्जत नगर, भोपाल, कटक, लखनऊ। आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। CARI बताइए कहाँ पे स्थित है। जो लोग कटक बता रहे हैं बिल्कुल गलत है, लखनऊ भी नहीं होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा इज्जत नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश।
कहाँ पे दोस्तों? इज्जत नगर बरेली, उत्तर प्रदेश। CARI सबसे पहले आप लोगों को फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे? इज्जत नगर बरेली में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, जो कि कहाँ पे? इज्जत नगर बरेली में है। दोस्तों एक और संस्थान है जो कि बरेली में, आप लोग उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कौन सा है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध भी है। आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में केले की कौन सी किस्म बंची टॉप वायरस के प्रति अवरोधी है? निम्न में से केले की कौन सी किस्म बंची टॉप वायरस के प्रति अवरोधी है? लेडी फिंगर, चिप्सोना, ग्रैंड नेने या नेंद्रन? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। जो बंची टॉप डिजीज लगती है दोस्तों, उसके प्रति अवरोधी किस्म आप लोगों को बताना है इसमें कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, लेडी फिंगर। ये रेजिस्टेंट वैरायटी है बंची टॉप वायरस के प्रति। वहीं पे बात कर लें दोस्तों, चिप्सोना जो है, कौन सी? चिप्सोना और नेंद्रन जो है, ये चिप्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध वैरायटी हैं। चिप्स के लिए काफ़ी उपयुक्त वैरायटी कौन सी है? चिप्सोना व नेंद्रन। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछी गई है। निम्न में कौन सी खाद जैव उर्वरक है? BCA, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट, FYM? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग ग्रीन मैन्योर बता रहे हो बिल्कुल गलत हैं। कंपोस्ट भी नहीं होगा और FYM भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसे किस नाम से जाना जाता है? BGA। ये है एक जैव उर्वरक, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका प्रयोग धान में दोस्तों किया जाता है। एक सहजीवी जैव उर्वरक होती है जो कि मुख्यतः किसमें प्रयोग की जाती है दोस्तों? धान में प्रयोग की जाती है। इसी प्रकार एजोला, ये भी एक क्या है? जैव उर्वरक है। इसका भी प्रयोग धान में किया जाता है। आइए हम लोग दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा होती है 10 से 15%, 16 से 20%, 20 से 25% और 30% से अधिक। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए जल्द से जल्द इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ये डिपेंड करता है किले पर। किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? किले। ये किले की मात्रा पर डिपेंड करता है। जैविक मृदा में जो जैविक पदार्थ की मात्रा होती है किस पर डिपेंड करती है? किले की मात्रा पर। यदि किले की मात्रा जो होती है दोस्तों वो क्या है? न्यूनतम, यानी कि 20% से कम है, तब जैविक पदार्थ की मात्रा भी कम ही होती है। वहीं पर यदि दोस्तों जो जैविक मृदा होती है, जैविक मृदा में यदि किले की मात्रा 50% से अधिक है तो जो जैविक पदार्थ होता है इसकी मात्रा 30% से भी अधिक पाई जाती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं जो एक कंप्लीट मृदा होती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30% से अधिक। सबसे पहले आप लोगों को बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ये डिपेंड करती है क्ले की मात्रा पर। क्ले की मात्रा जो होती है दोस्तों, ये अगर 20% से जैविक मृदा में कम है तो वहाँ पे जैविक पदार्थ की मात्रा भी घट जाती है। वहीं पर यदि इसकी मात्रा जो होती है क्ले की ये 50% से अधिक है, वहाँ पर जैविक पदार्थ की मात्रा जो होती है वो 30% से अधिक पाई गई है। जबकि जो एक संपूर्ण मृदा होती है दोस्तों, कंप्लीट सॉइल, संपूर्ण मृदा जो होती है संपूर्ण मृदा में हम बात कर लें, जो कार्बनिक पदार्थ होता है, संपूर्ण मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ होता है ये कितना होता है, कार्बनिक पदार्थ 5 से 10% होता है। ठीक है। खनिज पदार्थ जो होते हैं ये कितने पाए जाते हैं, कंप्लीट मृदा की बात हो रही है दोस्तों, 40 से 50% होते हैं। और जो मृदा जल व मृदा वायु जो होती है ये कितनी होती है, ये 25% पाई जाती है। एक संपूर्ण मृदा में दोस्तों बात कर ली जाए कार्बनिक पदार्थ की तो ये 5 से 10% होता है। खनिज मृदा, दोस्तों खनिज जो होते हैं, खनिज पदार्थ जो होते हैं, खनिज यहाँ पे दोस्तों खनिज पदार्थ की बात नहीं, खनिज पदार्थ जो होते हैं ये 40 से 50% पाए जाते हैं। वहीं पे मृदा जल 25% और मृदा वायु जो होती है ये भी 25% पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा होती है 30% से भी अधिक ये पाई जाती है। सिट्रस की खेती का अध्ययन कहलाता है विटीकल्चर, सिट्रीकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। सिट्रस की खेती का अध्ययन कहलाता है, जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिट्रीकल्चर। सिट्रस की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, सिट्रीकल्चर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है, एफएमडी, रिंडरपेस्ट, ब्लू टंग डिजीज, ऑल ऑफ द एबव। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। एफएमडी को दोस्तों फूड एंड माउथ डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। रिंडरपेस्ट को दोस्तों पोकनी, इसी को पोकनी डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ब्लू टंग नील जिह्वा रोग, आप लोगों को पता ही है, नील जिह्वा रोग। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें ये सभी जो हैं ये क्या है, वायरस जनित रोग हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वहीं पे बैक्टीरियल वाले जो पूछे जाते हैं जिसमें मुख्यतः क्या है, थनैला है दोस्तों, ग्लाघोटू है और इसी तरह के अन्य एंथ्रेक्स है, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, ये सभी जो होते हैं ये बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। तो आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। और ये सभी जो आपके सामने दिए गए हैं ये दोस्तों क्या है, ये वायरस जनित डिजीज हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। प्रोपियोनिक अम्ल होता है एक वाष्पशील वसादार अम्ल, अमीनो अम्ल, फास्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रोपियोनिक अम्ल होता है एक, क्या होता है आप लोगों को बताना है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पशील वसादार अम्ल। प्रोपियोनिक अम्ल जो होता है क्या होता है, वाष्पशील वसादार अम्ल। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को बता दें हम, ये जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन के बाद उत्पन्न होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो फर्मेंटेशन होता है यानी कि किण्वन होता है, उसके फलस्वरूप जो होता है क्या, प्रोपियोनिक अम्ल रिलीज होता है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्लाइकोजन को यह भी कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, पशु खेतसार, स्टार्च, लिग्निन प्रोटीन। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पशु खेतसार या स्टार्च। इसे एनिमल स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो ज़्यादातर जो जंतु या मानव होते हैं दोस्तों, मनुष्य होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट का जो संचय होता है वो किस रूप में होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। वहीं पर पेड़ पौधों की बात कर ली जाए दोस्तों, तो पेड़ पौधों में जो होता है, पेड़ पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है दोस्तों, वो किस रूप में होता है, वो स्टार्च के रूप में होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मानव में जो होता है या पशुओं में जो होता है या अन्य जीव जंतु में जो होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का जो संचय होता है दोस्तों किस रूप में होता है, एनिमल स्टार्च, जिसे ग्लाइकोजन कहा जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त पेड़ पौधों में जो होता है कार्बोहाइड्रेट का संचय वो स्टार्च के रूप में होता है। ग्लाइकोजन का जो संचय होता है दोस्तों, ये कहाँ पे होता है, लीवर में और मांसपेशियों में। कहाँ पे होता है, जीव जंतुओं और मनुष्य में ये मांसपेशियों और लीवर में ग्लाइकोजन का संचय होता है, और आवश्यकता पड़ने पर यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में चेंज होकर हमें एनर्जी प्रदान करता रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। पशु रक्त में कैल्शियम का रेंज होता है 5 से 6 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, 6 से 8 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, 8 से 9 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, 9 से 12 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों पशु रक्त के प्लाज्मा में जो दोस्तों कैल्शियम की रेंज होती है, कैल्शियम की रेंज ये न्यूनतम जो होती है दोस्तों, न्यूनतम 9 मिलीग्राम व अधिकतम जो होती है दोस्तों, अधिकतम जो होती है कितनी होती है, 12.3 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। यानी कि प्रति 100 ग्राम जो प्लाज्मा होता है उसमें जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 9 मिलीग्राम से लेकर 12.3 मिलीग्राम तक की होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वहीं पर एक और आप लोग नोट कर लीजिए, जो फास्फोरस की मात्रा होती है, फास्फोरस की मात्रा जो होती है रक्त प्लाज्मा में पशु के, वो होती है 4 से 5 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेमेटोड्स होते हैं सिम्बायोटिक, नाइट्रोजन फिक्सर, ब्लू ग्रीन एल्गी, इंसेक्ट या फिर प्लांट पैथोजेंस। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। नेमेटोड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लांट पैथोजेंस, क्योंकि नेमेटोड्स जो होते हैं विभिन्न क्रॉप्स में क्या होते हैं, ये बीमारियां उत्पन्न करते हैं, इसलिए क्या होते हैं दोस्तों, प्लांट पैथोजेंस होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में दोस्तों यहीं तक, आगे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दोस्तों इस सेशन के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों को सिलेक्ट किया जाता है जिनकी आपके परीक्षा में हुबहू छपने की पूरी उम्मीद है। तो यदि दोस्तों आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।